हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए दोस्तों। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस पेपर रहेगा आज का। सेट 3 रहेगा। इससे पहले हमने 2 करवा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे आके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में प्रीवियस क्वेश्चन भी होगा। तो पिछले वर्षों में जितने भी पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन उसमें मतलब वीडियो बना हुआ है। तो सिंपली प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वही से आपको क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, गलत हो या सही, ठीक है। और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए, बताइए। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो याद रखिएगा, तस्कंद समझौता, ऑप्शन नंबर बी, तस्कंद समझौता। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, बताइएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, याद रखिए। 35 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनका बचपन के नाम सिद्धार्थ भी था, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था, इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। अगला है, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए पुत्र ने हत्या कर दी थी? याद रखिए, बिंबिसार हो जाएगा। बड़ी खतरनाक ये है, बिंबिसार ने हत्या की और जैसा का तैसा इसको भी मिला, ठीक है। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने ही हत्या कर दी? तो याद रखिए, बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है। और बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक राज अभिषेक 544 ईसा पूर्व में, सॉरी 544 ईस्वी में अनुयायी बौद्ध धर्म के थे, याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए अगर तक 4 नंबर क्वेश्चन। और हत्या की बात करें यहाँ पे 1993 ईस्वी में पुत्र अजातशत्रु ने किया था, याद रखिएगा। उपनाम कुनिक था, ठीक है। ब्रह्म राक्षस कविता का रचयिता कौन है? ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है, बताइएगा। याद रखिएगा, इसका आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गजनान माधव मुक्ति बोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 1897 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1897 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए, वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा, ठीक है। 1897 के आंदोलन का प्रमुख तत्कालीन कारण चर्बी युक्त राइफल था, चर्बी वाला कारतूस था। 1856 में अंग्रेजी सरकार ने एनफील्ड राइफल लॉन्च की, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी। बिहार के जगदीशपुर में 1897 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, याद रखिएगा। जो ये 1897 की क्रांति का तत्कालीन कारण था वो चर्बी वाला कारतूस था, ठीक है। इसमें एनफील्ड राइफल लॉन्च किया था। ये जो नया राइफल है वो लंच मतलब लाया था, और जिसमें गाय और सुअर की क्या था, गाय और सुअर की चर्बी वाला वो था, कारतूस था, ठीक है, याद रखिएगा। और जगदीशपुर में 1897 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? याद रखिए, कुंवर सिंह ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वामी शाहजानंद संबंधित थे, स्वामी शाहजानंद संबंधित है, किससे संबंधित है, बताइएगा। स्वामी शाहजानंद संबंधित है, किससे संबंधित है? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती भारत के प्रमुख राष्ट्रवाद एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वामी शाहजानंद सरस्वती बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, भक्तिमाला रचना किस कवि द्वारा विरचित है? भक्तिमाल
रचना किस कवि द्वारा विरचित है? तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? नाभादास। ऑप्शन नंबर डी नाभादास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1600 में। ठीक है, 21 दिसंबर 1600 में याद रखिएगा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए व्याख्या के रूप में। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को अधिकार पत्र दिया। कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन बना? टॉमस स्मिथ थे। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारत की राजनीति में प्रवेश कर लिया। यानी प्लासी और बक्सर की युद्ध जब हुआ तो उसमें अंग्रेजी सरकार की जीत हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि भारत की राजनीति में प्रवेश कर लिया। ठीक है, अंग्रेजों। ठीक है, अगला है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा किसने की है? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किया। 1815 ईस्वी में किया। चलिए अगला है 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। बताइएगा सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा पंजाब हिमालय। किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय भी कहते हैं। कुमाऊं हिमालय कहते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे काली नदी और तेस्ता नदी के मध्य स्थित हिमालय को नेपाल नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नेपाल हिमालय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे तीस्ता नदी और देहांग नदी के मध्य में स्थित हिमालय को असम हिमालय बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें एक ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, तो ये हो सके अगला क्वेश्चन कुमाऊं नदी वाला पूछे, कुमाऊं हिमालय वाला पूछे। ठीक है, अगला है रबर डैश फसल है। रबर जो है डैश डैश फसल है। याद रखिएगा रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे से हुआ। रबर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की है। ठीक है, चलिए अगला है। अगला की बात करें 12 नंबर क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है। तो कहाँ उत्पन्न होती है? तो भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है। चलिए अगला देखते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिए पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। बताइएगा वायुमंडल के स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो कौन सा किरण हो जाएगा? पराबैंगनी किरण। ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी किरण हो जाएगा। ठीक है, अगला है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जो है वो किस नाम से जानी जाती है? बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है देहांग। याद रखिए देहांग नाम से। ठीक है, देहांग नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि डैश डैश पादप की पत्तियों बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। डैश डैश पादप की पत्तियों बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा? कौन सा हो जाएगा इसमें? 16 का बताइएगा बीड़ी बनाने के उपयोग आती है, कौन सी हो जाएगा? तो याद रखिएगा बीड़ी बनाने के लिए तेंदुपादक की पत्तियां उपयोग में ली जाती है। तेंदुपादक तेंदुपादप तेंदुपादप की पत्तियां उपयोग में ली जाती है बीड़ी बनाने के लिए। निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? बताइएगा 17 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मासिन राम में। ऑप्शन नंबर ए मासिन राम, याद रखिएगा। भारत के राज्य मेघालय के मासिन राम नामक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी मासिन राम है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछ दिया जाए
यही बोलिएगा मासिन राम। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर। भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। तो याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो याद रखिएगा, गुलामी से स्वतंत्रता, गुलामी से स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हुआ, गुलामी से स्वतंत्रता। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान करती है। भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। बताइएगा 20 का आंसर क्या होगा। 20 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8वीं अनुसूची। चलिए अगर देखते हैं 21 नंबर। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। डैश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया, डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता का। ठीक है, अगला है। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। बताइएगा किस संशोधन के द्वारा। 22 का आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 22 के याद रखिएगा किस संशोधन द्वारा। तो याद रखिएगा 22 की बात करिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा यहाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी 101वां वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। ठीक है, और 97वां क्या है, सहकारी समितियों से संबंधित है। और 84वां क्या है, लोकसभा व विधानसभा की सीटों से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये सारे आपको याद रखना है। अगला है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। बताइएगा, तो याद रखिएगा किसके, याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी जापान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जापान हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा के विभिन्न देशों के संविधान का अवलोकन करके भारत के संविधान में शामिल किया गया है, जिससे भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जापान के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 1950 में भारत की संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 1950 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो याद रखिएगा 2009 में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 2009 सही हो जाएगा। अगला है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। तो किस राज्य में नहीं है, तो याद रखिए तमिलनाडु में नहीं है। यहाँ पे सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारत की संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे और भी देखते हैं व्याख्या के। तो यहाँ पे अध्यक्ष दिया गया, यहाँ पे समितियां दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम व संचालक समिति, याद रखिएगा। जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति। जवाहर नेहरू संघीय संविधान व संघीय समिति, याद रखिएगा सारे। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ। बताइएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ। तो याद रखिएगा 1993 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से होगा, 1993 में। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। और 28 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया। भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो याद रखिए प्रेम विहारी नारायण राय जादा। यानी भारतीय संविधान के अपने हाथों से किसने लिखा, भारत के संविधान के अपने हाथों से किसने लिखा। तो याद रखिएगा प्रेम विहारी राय जादा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटी में आईसीसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है इसका। तो फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड कहती है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कॉमन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, गोवा में आयोजित इफ्फी के समापन समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का गोल्ड पिकॉफ पुरस्कार जीता? तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? यह देखिएगा स्किन ऑफ यूथ, ऑप्शन नंबर बी स्किन ऑफ यूथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला योजना आयोग के स्थान पर लाई गई नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के स्थान पर लाई गई नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष। तो याद रखिएगा अरविंद पनगडिया, ऑप्शन नंबर ए अरविंद पनगडिया। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग जिसको पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान हो जाएगा। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, भारत में पंचतीर्थ का संबंध जिससे है वह है, बताइएगा भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है सामाजिक समावेश, सामाजिक समावेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए संविधान का जनक जननी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 5 स्थानों पर पंचतीर्थ विकसित किया गया जाएगा। इन पंचतीर्थ की घोषणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती को की गई, जिसका उद्देश्य देश में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, और ये स्थान दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? बेटी पढ़ाओ यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? तो याद रखिएगा 2015 में, ऑप्शन नंबर सी 2015 में 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया। यह योजना विभिन्न मंत्रालय द्वारा संचालित, ये योजना विभिन्न मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। चलिए अगला है, माल और सेवाएं कर पर संसदीय शोधन बाल बिल को किस राज्य में सर्वप्रथम अनुमोदित किया गया था? माल और सेवाओं कर पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था, बताइएगा। याद रखिएगा असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी असम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डेरेस के रूप में जाना जाता है, उसे रोपण खेती कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का नाम बदलकर अब क्या रखा गया? तो याद रखिए सेवा तीर्थ, ऑप्शन नंबर बी सेवा तीर्थ रखा गया है नाम बदल के। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में, याद रखिएगा। ठीक है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई है। कब हुई थी? 1992 में। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, और 39 नंबर की राष्ट्रीय मखान बोर्ड का उद्घाटन 15 सितंबर 2025 को बिहार के किस जिले में किया गया? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन 15 सितंबर 2025 को बिहार के किस जिले में किया गया? तो याद रखिएगा पूर्णिया में, ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया में। चलिए अगला देखते हैं, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिससे प्रत्येक परिवार में कम से कम एक एक मतलब खाता है, एक पास बैंक है, याद रखिएगा एक सदस्य के पास बैंक है। तो कौन हो जाएगा? केरल में, ऑप्शन नंबर डी यानी केरल हो जाएगा। ठीक है, अगला, सार्वजनिक क्षेत्र की 2 इकाई के नाम बताइए जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2023 में महारत्न का दर्जा दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्रफल की 2 इकाई के नाम बताइए जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2023 में महारत्न का दर्जा दिया। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 से हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, याद रखिएगा 1900
ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। ए बेटर इंडिया ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा एन आर नारायण मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी एन आर नारायण मूर्ति। चलिए विभिन्न पुस्तक और विभिन्न यहाँ पे लेखक के नाम जानते हैं व्याख्या में, ठीक है। किरण बेदी, किरण बेदी का जो पुस्तक है इट्स ऑलवेज पॉसिबल, इट्स ऑलवेज पॉसिबल। एन आर नारायण की जो पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, जो अभी क्वेश्चन में था। मूर्ति का जो पुस्तक का नाम है वर्ल्ड है। सुधा मूर्ति का महाश्वेता है। और शशि थरूर का है रीजन ऑफ स्टेट। यह पुस्तक का नाम आप याद रख सकते हैं, अगला एग्जाम में हो सके यही से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अगला है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और बाल दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यही से क्वेश्चन जरूर आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डेट को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डेट को मनाया जाता है। 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे तारीख है और यहाँ पे दिवस दिया गया है, ठीक है। 27 अक्टूबर को विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस मनाया जाता है। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 17 सितंबर को मराठवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। चलिए दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सभाओं के संगठन के 11वें मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के संगठन गठबंधन के 11वें मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा रियाद सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, रियाद सऊदी अरब, रियाद सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो याद रखिए श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता। क्या कहा जाता था? सीलोन कहा जाता था, ठीक है। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन हो जाएगा? तो बताइएगा। याद रखिएगा यहाँ पे आंसर की बात करें, पवन ऊर्जा हो जाएगा और ज्वार शक्ति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ए और डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। अगला है 50 नंबर, प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था? प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था? प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था? जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर डी जे थॉमसन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए व्याख्या देखते हैं। जे थॉमसन के द्वारा वर्ष 1903 में प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया। परमाणु मॉडल प्रस्तुत कब किया गया? तो याद रखिएगा 1903 में। किसके द्वारा था? जे थॉमसन के द्वारा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार दोबारा वीडियो देख के आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोसेट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें डैडस वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीला होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे पारे में ऑप्शन नंबर डी पारे हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो कौन हो जाएगा? तो विद्युत मोटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विद्युत मोटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है,
सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सिलिकॉन किया जाता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रकाश के वोल्टीय प्रभाव पर काम करता है। दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में से परिवर्तित होता है। जहां आर दोनों पिंड के बीच की दूरी है, जहां आर क्या है, दोनों पिंड के बीच की दूरी है, तो 1/r²। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। खाली खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है क्योंकि उन पर डायरस की परत बन जाती है, बताइएगा। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है क्योंकि उन पर डायरस की परत बन जाती है, तो याद रखिए सिल्वर सल्फाइड का ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर सल्फाइड का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। ठीक है, अगला है 56 नंबर। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध का खट्टा होना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिंपली याद करते ही चलिएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा निम्न में से ऑक्साइड के कारण होता है। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण है, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? सल्फर और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी, सल्फर और नाइट्रोजन हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो याद रखिएगा मीथेन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मीथेन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में मिलती है वह है। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में मिलती है वो कौन सा हो जाएगा? Br हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, Br। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो याद रखिए उबलता हुआ पानी की रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, उबलता हुआ पानी क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि क्या है? ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस वास्तव में जिप्सम प्लास्टर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम में बनाया जाता है। ठीक है, अगला है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागमन झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा? जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागमन झिल्ली द्वारा हो जाते हो तो उससे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा परासरण बोलते हैं, परासरण नहीं, याद रखिएगा। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागमन झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया विसरण कहलाती है। अगला है, साइट्रिक अम्ल युक्त अम्ल के रूप में होता है। साइट्रिक अम्ल मूल अम्ल के रूप में होता है। साइट्रिक अम्ल क्या बोलते हैं? साइट्रिक अम्ल होता है जो मुक्त अम्ल के रूप में होता है सिरके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सिरके हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मनुष्य में डायरस आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, बताइएगा। मनुष्य में डायरस आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, बताइएगा। 64 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा पाचन तंत्र के आहार नाल का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो क्या होता है? आंत होता है। आंत होता है, इसकी औसत लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, दो अस्थियों आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, तो याद रखिएगा स्नायु से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से होगा, स्नायु से। ठीक है, अगला है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक क्या थी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन हो जाएगा। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 ईस्वी में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। वायवीय श्वसन
में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होते हैं। वायवीय श्वसन ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी CO2 एवं जल से, CO2 एवं जल से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। डायडस जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़े में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, तो वो कौन होता है? प्लेनेरिया। ऑप्शन नंबर बी प्लेनेरिया हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्क्रबी रोग उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्क्रबी रोग होता है, बताइएगा। स्क्रबी रोग उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा विटामिन कौन हो जाएगा? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं और भी विटामिन के नाम है, देखते हैं विटामिन ए की कमी से, देखते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी जीरोथोफिमिया रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और जीरोथोमिया भी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी वेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रेक्टस रोग हो जाता है। ये सारे विटामिन के नाम और उसके रोग का नाम याद रखिएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन आपको बॉक्स में यहाँ पे भरना है, कुछ रीजनिंग टाइप। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आते हैं कुछ अलग क्वेश्चन पे आते हैं, यानी मैथ छोड़ते हैं। मैथ का मतलब PDF इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसका एक बार फिर से आप सेट लगा लीजिएगा। ठीक है, सेट लगा लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे है पूर्णकालीन क्रिया का उदाहरण क्या है? तो पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। पूर्णकालीन पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है पिताजी चाय पी के दफ्तर चले गए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। जो डर के बल चलता हो, जो डर के बल चलता हो उसे डरग बोलते हैं। ठीक है, अनुचित ढंग से प्राप्त किए गए लाभ, अनुचित ढंग से प्राप्त किए गए लाभ को क्या बोलते हैं? अपलाभ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपलाभ। ठीक है, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम चुने। उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम चुने, तो कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अगला है, मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार का नाम बताइए। मधुशाला कौन हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पादवक नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? पादवत, याद रखिएगा जयश्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जयश्री। अगला है, मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा शारदा, शारदा लिपि। ऑप्शन नंबर बी शारदा लिपि। अगला है, सूरसागर नामक साहित्य कृति के रचनाकार मतलब के नाम चुने। सूरसागर, चलिए सूरसागर यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सूरसागर ऑप्शन नंबर बी। सूरदास के सूरसागर नामक साहित्य कृति की रचनाकार थी, यानी सूरदास हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सूरदास। अगला है आपके स्क्रीन पर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है वस्त्र वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए देशव्यापी चौपाल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? हस्तशिल्प परंपराओं और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बुद्धखंड संगीत संस्थानों लखनऊ के डिम्ब यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया, बताइएगा। भूतखंड संगीत संस्थान लखनऊ को डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? ये देखिए 2001 में। ऑप्शन नंबर सी 2001 में। अगला है, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से कौन सा वन्य जीव पाए जाते हैं? चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से कौन सा वन्य जीव पाए जाते थे? याद रखिएगा घड़ियाल, मगर और डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है, अगला है 100 नंबर, स्मार्ट विलेज में कचरा प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयोगी है? स्मार्ट विलेज में कचरा प्रबंधन के लिए कौन सा तकनीक उपयोगी है, यहाँ पे बताइएगा 100 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे बायोगैस प्लांट और कंपोस्टिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। और आज का सेट आपको कैसा लगा तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिर एक अगले यानी 4 सेट यानी चौथे सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।